Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 9 of the 6th chapter electromagnetic induction of class 12. In this part, I am going to discuss AC generator or AC dynamo. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र. It is a device, AC generator is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. राइट डाउन. इट इज ए डिवाइस. एसी जनरेटर इज ए डिवाइस. इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि एसी जनरेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं, देयरफॉर इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल, और उसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन होता है. इट इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इट्स प्रिंसिपल. एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, सिद्धांत. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो एसी जनरेटर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है एसी जनरेटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी लूप में से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है. उसी ढंग से एसी जनरेटर का भी जो आर्मेचर कॉइल है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है तो उस आर्मेचर कॉइल से भी होकर मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में टाइम के साथ चेंज आता है, और जिसके कारण उस कॉइल में भी, आर्मेचर कॉइल में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होता है, जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है. जो कार्बन ब्रशेस के क्रॉस जो कनेक्टिंग वायर्स है उसके क्रॉस हम ऑब्टेन कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि इंड्यूस करंट ही है और अल्टरनेटिंग नेचर का है, मतलब टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है. सो एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है. नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन. यूजुअली एसी जनरेटर लॉन्ग क्वेश्चंस में के रूप में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं ऑल इंडिया में, उसमें सभी में, प्राय सभी में एसी जनरेटर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में. तो इसका जो क्वेश्चन होता है उसको पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर. प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत और क्रिया का बनावट, क्रिया का सिद्धांत सहित वर्णन करें एक स्वच्छ चित्र के साथ, लेवल डायग्राम के साथ. लेवल डायग्राम मैंने शो किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है. तो इस लेवल डायग्राम के साथ, नीट डायग्राम के साथ, एक साफ डायग्राम के साथ एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का प्रिंसिपल के समेत, प्रिंसिपल सहित, सिद्धांत सहित वर्णन करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में भी एंड स्टेट बोर्ड्स में भी. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी माने ह्यूमन काइंड्स के लिए भी, क्योंकि जनरेटर से, एसी जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका काफ़ी यूज है जनरल लाइफ में भी. तो नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर with a neat diagram. The diagram of a block diagram of a AC generator of an AC generator is shown in figure 1. It consists of mainly 4 parts.
armature coil, which is a coil PQRS, a rectangular coil of many number of turns of insulated copper wire over a soft iron core. So armature coil is a rectangular coil PQRS, which is rotated between two magnetic poles, that is pole pieces N and S of a permanent magnet, and permanent magnet is called field magnet, which produces uniform magnetic field. देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस किया है, बी वेक्टर देखिए यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बी वेक्टर मतलब इसको दिखाए हैं, इसको रिप्रेजेंट किया है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है बी वेक्टर। इधर भी जो है साउथ पोल के बगल में भी दिखाए हैं ये बी वेक्टर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है फील्ड मैग्नेट, जिसके कि दो पोल्स होते हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का या कॉन्केव शेप का होता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वह आर्मेचर कॉइल्स के अंदर ही कंसंट्रेटेड रहे, डाइवर्ज ना हो, बाहर नहीं जा पाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के आर्मेचर कॉइल के कोर में ही कंसंट्रेट रहे और बाहर न जा सके, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। इसलिए इसका जो शेप होता है, ये फील्ड मैग्नेट के दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसका शेप सिलिंड्रिकल शेप का होता है या कॉन्केव शेप का होता है, जिससे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर्मेचर कॉइल के कोर में ही कंसंट्रेटेड रहे, बाहर डाइवर्ज ना हो, बाहर नहीं निकल पाए, बाहर नहीं जा पाए। और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड मैग्नेट के कारण जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, देखिए यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, और इसका जो डायरेक्शन है वह कॉइल का, आर्मेचर कॉइल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है डॉटेड लाइन से, और ये रोटेशन आर्मेचर कॉइल का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज में रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर में। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस फील्ड मैग्नेट के कारण होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाया रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल लाइन के लॉन्ग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो और इसके दोनों जो आर्मेचर कॉइल है, इसके इंड से दोनों लीड से दो ब्रास के बने हुए, पीतल के बने हुए, मेटल्स के बने हुए, मतलब ब्रास का यूजुअली होता है, दो सर्कुलर रिंग्स होते हैं R1 एंड R2, विच आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। दीज टू रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, इसको स्लिप रिंग्स कहेंगे, जो कि दो सर्कुलर रिंग है स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स कहा जाता है। और जो कि आर्मेचर कॉइल का जो इंड्स है, जो सिरे हैं, जो दो इंड्स निकला हुआ है देखिए यहाँ, तो उससे कनेक्टेड होता है, और उसके साफ्ट से भी आर्मेचर कॉइल के। जब आर्मेचर कॉइल का साफ्ट रहती है, आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है, तो उसके साथ साथ स्लिप रिंग्स भी रोटेट करते हैं। और एक और पार्ट है इसमें, एक वन पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 और कार्बन ब्रशेस मेड ऑफ कार्बन के बने होते हैं B1 एंड B2। कॉपर के इसलिए नहीं बने होते हैं कि कार्बन के बने होने के कारण, और ये ऑलवेज प्रेस किए हुए रहते हैं। जब मोशन होता है आर्मेचर कॉइल का, तो रिंग भी घूमते हैं, दोनों रिंग भी साथ साथ रोटेट करता है, तो हमेशा जो दोनों कार्बन ब्रशेस है B1 एंड B2, वह दोनों रिंग को प्रेस किए हुए रहता है। और इन दोनों B1 एंड B2 के अक्रॉस जो है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। एक इंड्यूस्ड EMF मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण इससे जो कनेक्टिंग वायर्स है, दो कनेक्टिंग वायर्स कार्बन ब्रशेस से निकाले जाते हैं, तो B1 B2 के क्रॉस अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट इस दोनों कनेक्शन वायर को आउटपुट के क्रॉस लोड से उसको कनेक्ट कर देंगे, जिसके क्रॉस उनको इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करना है। तो आउटपुट जो है इन दोनों कनेक्शन वायर्स जो कि कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों कार्बन ब्रशेस के क्रॉस अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस होता है, उसके कारण अल्टरनेटिंग करंट कनेक्टिंग वायर्स के क्रॉस से होकर के आउटपुट में ऑब्टेन किए जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि AC जनरेटर का फंक्शन भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी आर्मेचर कॉइल के रोटेशन से, और B1 B2 कार्बन ब्रशेस के क्रॉस अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस हो जाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि दो कनेक्टिंग वायर इससे कनेक्टेड हैं, और उसके क्रॉस लोड जोड़ करके उसके लोड रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त किया जाता है। तो ये इसका फंक्शन भी है, वर्किंग भी है इसका। और कंस्ट्रक्शन में ये मेनली फोर पार्ट्स आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट consisting of two pole pieces of cylindrical or concave shape NNS, two slip rings made of brass R1 and R2, and two carbon brushes. So these are four
these are mainly 4 essential parts of an AC generator, and a level diagram of neat diagram or level diagram of an AC generator, that is its block diagram, is shown in figure 1, that is AC generator. 1 मार्क्स केवल जो है इसमें थी इसके डायग्राम पर ही होता है. नाउ कंस्ट्रक्शन, तो द मेन्स जो चारों पार्ट के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें. उसको अब आप नोट भी कर लें, डिस्कस तो मैंने किया, अब नोट भी कर लें. तो द एसेंशियल पार्ट्स, द 4 essential parts of 4 essential parts of an AC generator and AC generator are following. Number 1, आर्मेचर. जैसा कि मैंने बताया, आर्मेचर क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है. PQRS किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन कोर. कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर का इंसुलेटेड वायर को के नंबर बहुत सारे फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स उस पर लपेट दिए जाते हैं. तो इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, PQRS. आर्मेचर इज ए रेक्टेंगुलर coil of many number of turns of an insulated copper wire को लपेट देता है सॉफ्ट आयरन कोर पर. इंसुलेटेड कॉपर वायर wounded over a soft iron core. तो इसको आर्मेचर कॉइल कहा जाता है, PQRS, जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल है. और कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर को लपेट करके. कॉपर वायर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स फेरे होते हैं उस पर लिपटे हुए सॉफ्ट आयरन कोर पर. तो उस कॉइल को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कॉइल. तो आर्मेचर इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wounded over a soft iron core. It is called armature or armature coil, and it is rotated fastly between 2 magnetic poles N and S of cylindrical shape or concave shape, which is called field magnet. The second part of an AC generator is field magnet, which is a strong permanent magnet which is used to produce uniform magnetic field. क्षेत्र चुंबक हिंदी में, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक है जिसकी सहायता से समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है. It consists of two magnetic pole pieces, N represented by N, that is north pole, and other pole piece is south, S represented by S, which is south pole. It produces uniform magnetic field, and the direction of uniform magnetic field, B vector, everywhere is uniform, that is B. Here it is B, here it is also B, close to the south pole. And the direction of magnetic field produced by the permanent magnet is perpendicular to the axis of rotation of the armature coil. देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है B का डायरेक्शन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल डायरेक्शन में. तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट consisting of two magnetic poles N and S of cylindrical shape or concave shape. For the cylindrical shape is due to because radial magnetic to produce radial magnetic field. Cylindrical poles or concave shape magnetic poles are used to produce radial magnetic field.
त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र चुंबक के दोनों जो ध्रुवखंड होते हैं, नॉर्थ पोल, दोनों मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ एन और एन एंड एस, उसे सिलिंड्रिकल शेप का बनाया जाता है या कॉन्केव शेप का, जिससे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर्मेचर कॉइल के कोर से ही कंसंट्रेटेड रहें, बाहर डाइवर्ज बाहर नहीं निकल सकें। तो इट इज ए परमानेंट फील्ड मैग्नेट, इट इज ए permanent strong magnet, it is a strong permanent magnet, it is a strong permanent magnet consisting of two magnetic poles of cylindrical shape, consisting of two मैग्नेटिक पोल्स ऑफ, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एन एंड एस से रिप्रेजेंट किया गया है, मैग्नेटिक पोल्स एन एंड एस ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप बिटवीन विच आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड। इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में ही आर्मेचर कॉइल पी क्यू आर एस को रोटेट कराया जाता है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स एन एंड एस ऑफ द cylindrical shape between which the armature coil is rotated, I am repeating again, it is a permanent field magnet. Second part of the AC generator is field magnet. First part was armature, I have already discussed it. Now second part is field magnet, क्षेत्र चुंबक. It is a strong permanent magnet consisting of two magnetic poles N and S of the cylindrical shape between which the armature coil PQRS, this is armature coil, is rotated between two magnetic poles N and S of the field magnet. So it is a strong permanent magnet. Now third part is a pair of slip rings R1 and R2. Its third part is slip rings, two slip rings R1 and R2. Slip rings which are two in number, that is a pair of slip rings. और ये सर्कुलर रिंग है मेटल का, यूजुअली मेड ऑफ ब्रास। नीचे टू मेटलिक रिंग्स मेड ऑफ ब्रास, यूजुअली मेड ऑफ ब्रास आर कनेक्टेड R1 एंड R2। नेम है दोनों शेप रिंग्स का, R1 एंड R2, सर्कुलर शेप का R1 and R2 are connected to the ends, दो ends निकले हुए हैं इसके आर्मेचर कॉइल के, connected to two ends of the armature, and these two rings are called two metallic rings made of brass R1 and R2 are connected to the two ends of the armature. आर्मेचर के दोनों ends से कनेक्टेड हैं दो रिंग्स R1 एंड R2, सर्कुलर रिंग्स, जो कि ब्रास का बना होता है, यूजुअली पीतल का बना हुआ, और इसको स्लिप रिंग कहा जाता है। और ये आर्मेचर कॉइल के रोटेट करने के साथ साथ रोटेट करता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड स्लिप रिंग्स। And both rings are rotated along with the armature coil, and slip rings called slip rings, two circular rings R1 and R2 connected to two ends of the armature coil made of brass are called slip rings, and rotated along with
rotated along with the armature coil PQRS. It is also called armature coil or armature, rotated with the armature PQRS. नाम दिया है हमने PQRS of rotated along with the armature PQRS of the AC generator PQRS. Now the final part and fourth part is a pair of carbon brushes B1 and B2. Now fourth essential part of the AC dynamo or AC generator is two carbon brushes B1 and B2. Carbon brushes B1 and B2. A pair of carbon brushes B1 and B2 are always in contact to R1 two slip rings R1 and R2. Okay, टू कार्बन ब्रशेस मेड ऑफ कार्बन का इसलिए बना होता है, कॉपर का नहीं बना होता है, इसलिए कि कार्बन के बने होने से क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होने से कार्बन, और हमेशा स्लिप रिंग जब रोटेट करता है तो उसको प्रेस किए हुए रहता है, दोनों स्लिप रिंग्स R1 R2 को हमेशा प्रेस किए रहता है, दोनों कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2. और कार्बन का कंस्ट्रक्ट होने का कारण यह है कि इससे जो पार्टिकल रिलीज करता है, जब रोटेशन होता है दोनों रिंग का R1 R2 और हमेशा कॉन्टैक्ट बना हुआ है दोनों कार्बन ब्रशेस से, तो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं इनसे, दोनों कार्बन ब्रशेस से, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है. और जो फ्रिक्शन होता है स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के बीच में, तो काफ़ी कम हो जाता है. इसके कारण लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करेगा जो पार्टिकल्स उससे रिलीज होगा कार्बन ब्रशेस से. तो इसलिए इसका जो घिसने का खतरा है स्लिप रिंग्स का, वियर एंड टियर का, तो वह भी काफ़ी कम हो जाता है. तो टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2 and these are always in contact. They press against both slip rings. देखिए, they press two carbon brushes B1 and B2. They press against always against two slip rings R1 and R2 during their rotation. और यही नहीं, केवल दोनों रिंग को हमेशा प्रेस किए हुए रहता है, यही नहीं, बल्कि इन्हीं के क्रॉस B1 और B2 के क्रॉस ही हम अल्टरनेटिंग करंट भी, चूँकि B1 और B2 के क्रॉस अल्टरनेटिंग नेचर का अल्टरनेटिंग EMF, इंड्यूस EMF जो प्रोड्यूस होता है कॉइल के रोटेशन से, आर्मेचर कॉइल के, तो उसके कारण B1 और B2 के क्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस हो जाता है. और दो कनेक्टिंग वायर्स भी इसी से निकाले जाते हैं, इसी से कनेक्टेड होते हैं, इसी से निकाले जाते हैं कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 से, जिसके क्रॉस आउटपुट में AC करंट लोड रजिस्टर के क्रॉस ऑब्टेन किया जाता है. तो केवल प्रेस ही नहीं किया रहता है, बल्कि इन्हीं के क्रॉस जो है अल्टरनेटिंग नेचर का EMF भी प्रोड्यूस होता है. अल्टरनेटिंग EMF B1 और B2 के क्रॉस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर से ऑब्टेन किया जाता है. इसके दो कनेक्टिंग वायर्स भी इसी से कनेक्टेड होते हैं, दो कनेक्टिंग वायर्स जिसके क्रॉस, जिसको कनेक्टिंग वायर्स को जहाँ भी ले जाना है उसको, उसके बाद जहाँ भी जिस लोड से कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्टिंग वायर को यहाँ से निकाल करके B1 और B2 से ही कनेक्टेड होता है. और हम कहीं ले जा सकते हैं अपने घरों में, जनरेटर के जहाँ जहाँ जनरेटर है उससे अपना घर में ले जा करके उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं लोड रजिस्टर के क्रॉस. तो इसका काफ़ी यूज है, कार्बन ब्रशेस का बहुत इंपॉर्टेंस है. और प्रेस भी किया रहता है, और कार्बन का होने के चलते दोनों रिंग्स को प्रेस भी किया रहता है हमेशा. जब रोटेट करेगा, दोनों रिंग रोटेट करेगा, लेकिन B1 और B2 जो है रोटेट नहीं करेगा, वह जो है स्टेशनरी होता है, लेकिन हमेशा इसको प्रेस किया रहता है. और B1 B2 से जो कार्बन पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वह लुब्रिकेशन का भी काम करता है, जिससे कि जो फ्रिक्शन होगा दोनों रिंग और कार्बन ब्रश के बीच में, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा. तो B1 B2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों कार्बन ब्रशेस का आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. तो अल्टरनेटिंग EMF इज प्रोड्यूस अक्रॉस बोथ कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2. अल्टरनेटिंग EMF, और उसी के चलते अल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस होता है. अल्टरनेटिंग EMF इज प्रोड्यूस्ड across
two carbon versus B1 and B2, two carbon versus B1 and B2, B1 and B2, और इससे कनेक्टिंग वायर भी निकाले जाते हैं B1 B2 से, जिसके क्रॉस लोड रजिस्टर उससे जोड़ करके कनेक्ट करके उसके क्रॉस अल्टरनेटिंग EM करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज वेयर फोर essential parts of an AC generator. Now working of an AC generator. Now working of an AC generator. जब AC जनरेटर के आर्मेचर कॉइल को फील्ड मैग्नेट के दोनों मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच रोटेट कराया जाता है, तो इसका पोजीशन हमेशा, इस आर्मेचर कॉइल का पोजीशन हमेशा होते रहता है। अभी मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है इनिशियली, उसके बाद इसका पोजीशन थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा पूरा रोटेट होकर के। तो इस ढंग से इसका पोजीशन कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन के बीच माने कुछ एंगल पर होगा, तो हमेशा इसका पोजीशन आर्मेचर कॉइल का चेंज होते रहेगा ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराया जाता है, तो इसका इट्स पोजीशन ऑलवेज चेंजेज विद टाइम। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द आर्मेचर कॉइल ऑलवेज चेंजेज, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यू नो दैट induced EMF is produced, and due to induced EMF, induced current is also produced according to Faraday's first law of electromagnetic induction. So therefore, due to change in magnetic flux linked with the armature coil, due to change its position always with time during its rotation, magnetic field lines or magnetic flux always changes, and this resulted to an induced EMF in the armature coil, and due to which induced current is also produced, because current is directly proportional to potential difference. Induced EMF is also potential difference. So now write down its working. When the armature coil is rotated in the uniform magnetic field produced by the field magnet, in the uniform magnetic field, the position of the armature coil always changes, and due to change in position, magnetic flux linked with the armature coil also changes. I am going to write magnetic flux linked with the armature coil changes, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है। फैराडे एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं, द आर्मेचर चेंजेज, एंड ड्यू टू विच एन induced EMF and hence induced current or induced EMF, that is induced पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो करंट भी प्रोड्यूस होगा आर्मेचर कॉइल में। इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू विच अल्टरनेटिंग, जो कि कैसा इंड्यूस EMF अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, तो इसके कारण जो इससे कनेक्टेड दो स्लिप रिंग्स हैं R1 R2, और उनसे R1 R2 से कनेक्टेड दो कार्बन ब्रशेस हैं, तो कार्बन ब्रशेस के B1 और B2 के क्रॉस अल्टरनेटिंग नेचर का अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस हो जाता है। दिस रिजल्टेड टू
the production of अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग नेचर का जो टाइम के साथ चेंज करेगा, अल्टरनेटिंग EMF across the carbon brushes B1 and B2, across two carbon brushes B1 and B2, and thus we obtain alternating current across the through two connecting wires across the load, and hence alternating current AC, that is AC, alternating current is, in short, alternating current is abbreviated as A dot C dot AC, is obtained in the output across the load resistor. दो कनेक्टिंग वायर इससे निकाले हुए हैं B1 B2 से, जिसके क्रॉस करंट ऑब्टेन होगा, is obtained in the output. The instantaneous value of induced EMF is given by the instantaneous EMF produced in the coil, armature coil, instantaneous EMF, that is induced EMF, alternating nature का है, EMF produced in the coil, in the armature coil, is given by E is equal to NA B ओमेगा साइन ओमेगा टी. उसको, उस इक्वेशन को हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं इसके थ्योरी में, कभी कभी उसे भी डिराइव करने के लिए पूछता है उस फार्मूला को, इंड्यूस EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो उस इंड्यूस EMF का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा उसको, the instantaneous EMF produced in the coil is given by E equals to E naught, that is NAB omega, which is written as E naught sin omega t, that is E naught sin omega t. ये सभी कांस्टेंट है, ऑल टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल, आर्मेचर कॉइल, A इज द एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो ये चारों जो टर्म है ये सभी कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको E0, इसको हम E0, इसके NAB ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाई E0, विच इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल, पीक वैल्यू, एंड E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. E इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब एट एनी इंस्टेंट t द अल्टरनेटिंग द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल, आर्मेचर कॉइल, इज स्मॉल e. स्मॉल e आर्मेचर कॉइल में के रोटेशन के कारण, एक्सिस के अबाउट रोटेशन जब होगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा उस कॉइल से, आर्मेचर कॉइल से होकर, से संबद्ध, से लिंक्ड. तो उसके कारण जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसका तात्क्षणिक मान स्मॉल e है किसी समय t पर, और इसका जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस EMF का, वह NAB ओमेगा इक्वल टू E नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF का. यही आपका इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऑब्टेन होता है. और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, इसको डिराइव किया जा सकता है, इसके हम थ्योरी में इसको डिराइव कर रहे हैं. वेयर राइट डाउन फर्स्ट, वेयर NAB, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल में जो कॉपर वायर लिपटा हुआ है उसके लपेटों की संख्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स. A एरिया ऑफ द कॉइल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. NAB ओमेगा इज इक्वल टू E0, इसको E0 हमने लिखा है. इट इज सेड NAB ओमेगा कैन बी रिप्लेस्ड बाई E0, विच इज पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the armature coil, armature coil or simply armature. Now it's theory. In theory, कभी कभी एग्जामिनेशंस में डिराइव करने के लिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन ए कॉइल रोटेटेड
इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अलग से भी ये पूछ देता है, नहीं तो इसी में इसका लेवल डायग्राम CBSE एग्जाम 2017 में इसका लेवल डायग्राम पूछा, इसको नीट डायग्राम, इसका लेवल डायग्राम लेवल करके दिखाना था, रिप्रेजेंट करना था। जो डायग्राम हमने शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, और उसका इसके साथ वर्किंग ना दे करके इसके साथ पूछ दिया इसका डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या स्टेट बोर्ड्स में भी अलग से भी पूछ देता है 5 मार्क्स में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन ए कॉइल रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So now is theory. To derive the formula, this formula E is equal to E naught sin omega t, that is instantaneous value of induced EMF. Theory में to derive the formula for induced EMF, formula for induced EMF produced in the coil in the uniform magnetic field. ये फार्मूला है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स, और CBSE में 3 मार्क्स में, और स्टेट बोर्ड्स में 5 मार्क्स में भी। अब इसके लिए हम सपोज करते हैं कि एक आर्मेचर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, AC जनरेटर का आर्मेचर कॉइल है जिसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इनिशियली जिसका जो प्लेन है आर्मेचर कॉइल का, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर कॉइल which is rotated about the axis of rotation with angular velocity omega. Let n be the number of turns of the n be the number of turns of the let n be the number of turns of the turns in the armature coil. Let n be the number of turns in the armature coil and armature is rotated, and it is rotated with angular velocity omega in anti-clockwise direction about its axis of rotation, which is represented by the dotted vertical line passing through the coil. So let n be the number of turns in the armature coil, and it is rotated with angular velocity omega in anti-clockwise direction. In the anti-clockwise direction, घड़ी के सुई का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हिंदी में वामावर्त दिशा इसको कहेंगे, लेफ्ट से होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन about the axis of rotation, about its 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 axis of rotation. अब फिगर नंबर 2 एक और फिगर यहाँ पर स्केच करेंगे हम इन प्लेस ऑफ फिगर 1. फिगर 1 तो कंपलसरी है, लेकिन इसके जगह पर एक सेकेंड फिगर स्केच करेंगे जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ का कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो पाएगा. In the theory of AC generator, we are discussing theory of AC generator in which we have to obtain the expression for induced EMF produced in the armature coil due to its rotation, that is E is equal to E naught sin omega t. So let at any instant the normal drawn to the plane of the coil PS एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो मान लिया कि किसी समय जो उसका अपर फेस PS है कोयल का, वह इस पोजीशन में आ गया रोटेट होकर के, टिल्ट होकर के. तो अब इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया था.
और कॉयल का जो प्लेन था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था इनिशियली। अब रोटेशन के कारण, आर्मेचर कॉयल के रोटेशन के कारण किसी समय मान लिया कि पी एस इसका जो फेस है, अपर फेस आर्मेचर का, तो वह उस पर जो नॉर्मल ड्रॉन करते हैं ओ एन, कॉयल के प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, कॉयल के प्लेन पर ओ एन नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, परपेंडिकुलर ओ एन, जिसके अलोंग एरिया वेक्टर होगा, आर्मेचर का एरिया वेक्टर नॉर्मल के अलोंग होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है। ये जो नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के डायरेक्शन के नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस कॉयल जो प्लेन है, ये आर्मेचर कॉयल है, इसके नॉर्मल है, इसके प्लेन के नॉर्मल है ओ एन। उसके अलोंग एरिया वेक्टर होगा आर्मेचर कॉयल का जो एरिया होगा, तो उस पर नॉर्मल जो ड्रॉन करेंगे उस एरिया पर, वह रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज एरिया वेक्टर। ये क्षेत्र सदिश हो गया जो कि आर्मेचर का है, कुंडली का, कॉयल का। तो अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉन किया गया ओ एन, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना फॉर्म करता है किसी समय, जब कॉयल का पोजीशन ये है रोटेशन के बाद पी एस के लॉन्ग ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर होगा या नॉर्मल ड्रॉन किया गया है इसके प्लेन पर, कॉयल के, आर्मेचर कॉयल के प्लेन पर, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी समय कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज बी ए कॉस थीटा। और यदि कॉयल में, आर्मेचर कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर कॉयल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर सॉफ्ट आयरन कोर पर, आर्मेचर कॉयल में जो रेक्टेंगुलर कॉयल होता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर के अनेक नंबर ऑफ टर्न्स उस पर लिपटे होते हैं, वुंडेड होता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉयल का वह कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है, जो लिपटा हुआ कॉयल है कॉपर का, आर्मेचर का जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर उस पर, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल एट दैट इंस्टेंट इज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई बी इजकल टू एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट इज एन बी ए कॉस थीटा। तो लेट, तो यही हम नॉर्मल ड्रॉन किए हैं किसी समय, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम टी पर सपोज करते हैं, लेट एनी इंस्टेंट दैट इंस्टेंट इज टी, दैट टाइम इज टी, द नॉर्मल ओ एन जो हमने ड्रॉन किया है, नॉर्मल ओ एन ड्रॉन to the plane of the coil, plane of the coil means armature coil, makes an angle theta to the direction of magnetic field, uniform magnetic field B, to the coil makes an angle theta, to the direction of uniform magnetic field B, to the, क्योंकि फील्ड मैग्नेट के कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल, आर्मेचर कॉयल इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे, n into b dot a, b vector dot a vector, linked with the armature coil is linked with the armature is phi b, magnetic flux का symbol phi b, b for stand for magnetic field, phi is the symbol of magnetic flux and b for magnetic flux, n b vector dot a vector, that is b vector dot a vector is nba cos theta, using the formula of scalar product, nba cos theta, that is theta is equal to omega t, nba cos theta, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू एन बी ए cos theta is equal to omega t. This is equation number 1. Total magnetic flux linked with the armature coil is NBA cos omega t. Now using Faraday's second law of electromagnetic induction, using Faraday's second law is E equals to induced EMF in the coil is, magnitude of induced EMF is
induced EMF in the coil is E equal to minus d phi by dt and magnitude is E equal to d phi by dt. लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस EMF हम लिखते हैं इसका ओरिजिनल फॉर्म में d phi b अपॉन dt equals to d by dt and phi b is here NBA cos omega t, NBA cos omega t equals to NBA, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, सब कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ब्रैकेट के। NBA क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज तो टाइम के साथ चेंज होगा नहीं, तो इसलिए डी बाई डी टी NBA डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा माइनस NBA इंटू कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, अब फिर ओमेगा टी का टाइम के एस्पेक्ट में, तो ओमेगा डी टी बाई डी टी दैट इज ओमेगा, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर ई इक्वल्स टू, अब एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस सब ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, अब फिर ओमेगा टी का फिर ओमेगा डिफ्रेंसिएशन टाइम के एस्पेक्ट में, तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड NBA ओमेगा, all terms NBA omega are constant, so it can be written as NBA W can be written as, in place of NBA W we can write E naught, which is the peak value of, which is also constant and which is the peak value of induced EMF, is equal to E naught sin omega t, and this is the required expression, this is the expression for induced EMF produced in the armature coil। और यही आर्मेचर कॉइल में, एसी जनरेटर के आर्मेचर कॉइल में आर्मेचर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है, व्यंजक है, जो हमें डिराइव करना था, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका नेचर जो है, इसका जो फॉर्म है साइनोसॉइडल फॉर्म में है ये, तो इसलिए ये टाइम के साथ अल्टरनेटिंग नेचर का होगा इंड्यूस EMF, पहले भी मैंने वर्किंग में बतलाया, और इसका टाइम के साथ वेरिएशन को, वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। Now the variation of induced EMF produced in the armature coil with time can be represented as the sinusoidal waveform, which is shown in figure 1. In this waveform, along y-axis, induced EMF, instantaneous value of induced EMF, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF स्मॉल ई along y-axis के along रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इज along प्लस y-axis, और along माइनस y-axis it is also minus E0, maximum value of peak value of the induced EMF but in opposite direction along minus y-axis, and along plus y-axis the instantaneous value of EMF varies with time continuously, and it attains maximum value plus E0 at time t/4 of a complete waveform of time period capital T, and at time t is equal to t/2 the induced EMF becomes 0, at time t is equal to 0 induced EMF is also equal to 0, induced EMF, instantaneous value of induced EMF is 0 at t is equal to 0, and at t is equal to 4 or at an angle pi/2 radian the instantaneous value acquires a maximum value, it gets a maximum value plus E0, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद फिर टाइम जब t/4 से इंक्रीज होकर t/2 की तरफ की ओर टेंड करेगा, तो फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF का डिक्रीज कर रहा है। देखिए इसका जो वेव फॉर्म है इस ग्राफ का, इस कर्व का, ये स्लोप इसका नीचे जा रहा है, निगेटिव हो रहा है, और फिर टाइम t/2 जो कि कंप्लीट वेव फॉर्म में जो टोटल टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल है t, उसमें हाफ पार्ट पॉजिटिव है और रिमेनिंग हाफ पार्ट निगेटिव है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म में। तो एक कंप्लीट वेव फॉर्म के 0 से t मतलब पॉजिटिव 0 से t/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग EMF है उसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, जबकि t/2 से t/2 जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है उसमें अल्टरनेटिंग EMF का डायरेक्शन चेंज हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि 3t/4 टाइम और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3π/2 रेडियन दैट इज 270 डिग्री पर जो EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो भी मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई माइनस E0। देखिए ये माइनस E0 है, ये पिक जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो पिक है इसका वेव फॉर्म का, इंड्यूस EMF के वेव फॉर्म का, वह अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम है लेकिन
3t/4 टाइम पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर जैसे जैसे टाइम t/4 से t की ओर टाइम इंक्रीज करता है, टेंड करता है टाइम, तो अब ये इंड्यूस ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ का जो थी है वेव का जो कर्व है वह धीरे धीरे फिर वो घट रहा है, घट करके फिर ये जब टाइम t होगा, कंप्लीट वेव फॉर्म, कंप्लीट टाइम पीरियड t, तो इसका जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म का जो ये पोजीशन है वह जो है फिर से आ जाएगा 0 पर। तो फिर जब टोटल टाइम पीरियड वेव फॉर्म का हो गया t, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू फिर 0 हो गया। तो एट टाइम पीरियड t और एंगल इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन, दैट इज 360 डिग्री, इंड्यूस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज 0। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं यहाँ कि इस वेरिएशन और ये जो वेव फॉर्म है इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ, जो कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, और ये हमेशा टाइम के साथ इसका जो पोजीशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, वो कभी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। डिफरेंट टाइम पर अलग अलग t=0 है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का 0 है। जब t=t/4 है और एंगल इक्विवेलेंट टू π/2 रेडियन, दैट इज 90 डिग्री, तो ईएमएफ का मैक्सिमम पीक वैल्यू +E0 हो गया। फिर जब टाइम t=t/2 हो गया, दैट इज हाफ पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गया, और एंगल इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन और 90 डिग्री, और इसका वेव फॉर्म ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू फिर 0 हो गया। और फिर जब टाइम 3t/4 है, टाइम बढ़ करके t/2 से 3/4 पहुंचा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो फिर से एक बार मैक्सिमम हुआ, लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो गया, t/2 से t तक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और फिर जब टाइम पे जब कंप्लीट हो गया, वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया, एक टाइम पीरियड t इक्वल हो गया, टाइम स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, टाइम पीरियड के इक्वल टाइम हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है 2 पाई रेडियन, दैट इज 360 डिग्री, तो फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का जो प्रोड्यूस हुआ है आर्मेचर कॉइल में, वो घट करके फिर 0 हो गया। इस प्रकार इस ढंग से आगे भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। इसी ढंग से अल्टरनेट नेचर का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको वेरिएशन को टाइम के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एट t=0 हम देख लेते हैं कैसे कैसे कितना पिक वैल्यू आएगा, उस सबको ऐसे आप यहाँ उसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एट पोजीशन फर्स्ट क्या है, t= एट टाइम t=0 इंड्यूस ईएमएफ E+E0 हो गया। जब टाइम t=0 है, सॉरी E=0, इंड्यूस ईएमएफ इज 0, because the equation of this induced EMF waveform is E=E0 sin omega t, E0 sin omega t। तो E=E0 0 हो गया। जब t=0 है फर्स्ट सिचुएशन में, एट t=0 इंड्यूस ईएमएफ 0, बिकॉज E=E0 sin omega t, sin omega is 2π/t एंड स्मॉल t is 0, तो sin 0 = 0, E0 × 0 दैट इज 0। अब यहाँ देखिए कैसे 0 आया, तो इस इक्वेशन जो वेव फॉर्म ये इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, E0 sin omega t, तो ओमेगा = एंगुलर वेलोसिटी 2π/t, t इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म कंप्लीट इन वन कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड इक्वल टू t = कैपिटल T, t/2 हो गया यहाँ पर, हाफ पॉजिटिव 0 से t/2, दैट इज ये हाफ साइकिल के लिए ये में पॉजिटिव होगा, माने ये में t/2 पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से t/2 के बीच में t/4 जब टाइम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल π/2 रेडियन 90 डिग्री, तो ये में पॉजिटिव हो जाएगा +E0। तो E=0 हो गया जब t=0, t=0 पर 0 हो गया। इसी ढंग से सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, t= जब कॉइल का रोटेशन पोजीशन चेंज होगा उसमें, और t=t/2 टाइम t/4 टाइम पर, t=t/4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल π/2, तो यहाँ पर E=+E0 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एट t/4 इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा E=E0 sin 2π/t, एंड टाइम हो गया t/4, t से t कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, तो ये बचा कितना, E0 sin π/2, और sin π/2 sin π/2 रेडियन, दैट इज 90 डिग्री, तो sin 90 = 1, तो E=E0 हो गया। ये इस फॉर्मूले से भी टाइम का वैल्यू t/4 पुट करके जो वेव फॉर्म आपका इंड्यूस ईएमएफ का जो फार्मूला है, E=E0 sin omega t, आर्मेचर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फार्मूला हमने भी थ्योरी में डिराइव किया था, और ओमेगा 2π/t होता है एंगुलर वेलोसिटी, और t की जगह t रखा, दूसरे सिचुएशन में t/4 रखा। तो इसी ढंग से अब डिफरेंट पोजीशन करते जाएंगे, इसका टाइम चेंज होगा तो पोजीशन भी कॉइल का चेंज होते जाएगा। अब t=t/2 पर देखें हम, और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा पाई रेडियन दैट इज 180, तो E0 हो गया वहाँ पर। अब फिर इसमें पुट करेंगे एक बार t=t/2
जब पुट करेंगे तो फिर यहाँ साइन फिर हो जाएगा कितना, साइन पाई आ जाएगा 2π/t, यहाँ t/2, टी से टी कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इजकल टू साइन पाई, साइन इन इजकल टू इन और साइन पाई, तो उस सिचुएशन में साइन पाई इजकल टू 0, इसलिए इजकल टू 0। एंड फिर जब टाइम है आपका t इजकल टू 3t/4, t/2 प्लस t/4 और ऐड हो जाएगा तो टाइम 3t/4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3π/2, तो t इजकल टू 3t/4 और फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू अब निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो उसमें अब 3t/4 यहाँ पुट कर देंगे, t/4 के 3π/4 यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3t/4 है, फिर से जो हो जाएगा साइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा कितना 3π/2 रेडियन, दैट इज 270 डिग्री। तो जो वैल्यू होगा वो निगेटिव माइनस E0, ई इजकल टू माइनस E0। EMF का वैल्यू मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एट एंगल 3π/2 रेडियन, दैट इज 270 डिग्री, और टाइम इक्वल टू 3/4 ऑफ द 3 टाइम्स द t/4। एंड फाइनली एट t इजकल टू टाइम पीरियड के इक्वल हो गया टाइम, यहाँ पर t इजकल टू कैपिटल T, 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2π रेडियन होगा, यहाँ पुट कर देंगे t इजकल टू T कैपिटल T, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, फिर से साइन 2π भी 0, साइन nπ इजकल टू 0, साइन 2π, पाई 3π, nπ इजकल टू 0। तो यहाँ पर इस प्रकार फिर से जो है इंड्यूस EMF का वैल्यू 0 आ गया। तो इस प्रकार हम देखें कि इंड्यूस EMF जो प्रोड्यूस होता है ये आर्मेचर कॉइल में, तो अल्टरनेटिंग नेचर का है, टाइम के साथ उसका हमेशा वैल्यू चेंज होते रहता है, और टाइम के साथ पोजीशन भी कॉइल का दोनों फील्ड मैग्नेट के दोनों पोल पीसेस के बीच में भी चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार इसका वेरिएशन भी हम देख लें, तो ये चीज़ कंप्लीट हुआ, ये आपका ये AC जनरेटर का जो टॉपिक है ये। इसके अलावा कॉमर्शियल जनरेटर जो प्रेजेंट टाइम में यूज होता है, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, तो उसमें आजकल अल्टरनेटर्स यूज किया जाता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होना चाहिए कॉमर्शियल जनरेटर्स में, तो उसके लिए उसको वाटर को हाइट से गिरा करके टरबाइन को चला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस टाइप का जनरेटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए क्या होगा, वाटर को डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं डैम, और पानी को उसमें एकत्र करके कलेक्ट करके और हाइट से ऊंचाई से गिरा करके अल्टरनेटर को जो चलाया जाता है, उसको मूव कराया जाता है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है फॉलिंग वाटर से होगा थ्रो हाइट, सर्टेन हाइट। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। या अल्टरनेटली वाटर को गर्म करके कोल के हेल्प से स्टीम प्रोड्यूस किया जाएगा, और स्टीम के प्रेशर से टरबाइन जो है को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा रोटेशन के लिए। तो ये थर्मल जनरेटर, दिस टाइप ऑफ कमर्शियल जनरेटर आर कॉल्ड थर्मल जनरेटर्स, जिसमें वाटर से स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कोल के हेल्प से, कोयले के हेल्प से गर्म करके, और उससे उस स्टीम से के प्रेशर से चलाया जाता है, टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। या अल्टरनेटली प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जैसे यूरेनियम है 235 है यूरेनियम, तो फ्यूल का, या प्लूटोनियम है तो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, और उसका न्यूक्लियर फिजन करा करके, जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में, और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस किया जाता है, और उस हीट से टरबाइन को चला करके, उस हीट का यूज टरबाइन को चलाने में होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो दीज आर कॉमर्शियल जनरेटर्स which are used to produce electricity up to 500 megawatt and more than it। और कॉमर्शियल अल्टरनेटर्स में कॉमर्शियल AC जनरेटर में उसमें जो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट, जैसे कि AC जनरेटर में हमने पढ़ा कि परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है, तो उसमें कॉमर्शियल जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही उसमें
रोटेशन कराया जाता है, जबकि कॉइल को स्टेशनरी रखा जाता है कॉमर्शियल जनरेटर्स में। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 9, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था। अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन एनसीईआरटी का कुछ टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है जो कि इंड्यूस ईएमएफ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड है, उसको करना अभी बाकी रह गया है। तो एक पार्ट और उसमें, पार्ट 10 अब प्रॉब्लम्स के रूप में आप लोगों के बीच आएगा यूट्यूब के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।